नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आप लोगों से सॉरी बोल रहा हूं इसलिए कि हिस्ट्री की क्लास आप लोगों की रेगुलर आप लोगों को मैं नहीं दे पाया था। लगभग 2-3 क्लासें मिस हो गई थी बीच में किसी कारणवश, जिस वजह से मैं नहीं दे पाया। तो आज फिर से हम हिस्ट्री की क्लास आप लोगों को दे रहे हैं। आज ये 5वीं क्लास होगी, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हिस्ट्री की क्लास आप लोगों की 5वीं क्लास होगी, जो कि पर डे आप लोगों को यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए ये क्लास प्रोवाइड की जा रही है। किसके लिए? यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए। हिस्ट्री की अगर पिछली क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिछली क्लासों को आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ क्लासों को साथियों आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। कैसे? क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखा करिए। तो साथियों हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे कि मानव का विकास किस प्रकार से हुआ। किसका? मानव का प्रारंभिक विकास किस प्रकार से हुआ, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। ठीक साथियों, तो उसी को आज भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग इसमें पाषाण काल को पढ़ने का काम कर रहे थे, जिसमें हम लोग पूरा पाषाण काल, साथ ही साथ मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज की क्लास में साथियों हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ स्थल ऐसे हैं, कुछ प्रसिद्ध और फेमस स्थल हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना कुछ फालतू की बातें किए हुए आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम लोग मेहरगढ़ के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? मेहरगढ़ के बारे में चर्चा करेंगे। मेहरगढ़। साथियों मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ जो है यह पूरा स्थल ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते जैसे बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कहाँ? पूरा स्थल ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। बोलन दर्रे के पास जाने वाले एक हरे भरे बोलन दर्रे के पास जाने वाले एक हरा भरा समतल स्थान है। हरा भरा समतल स्थान है। कैसा स्थान है साथियों? यह एक कैसा स्थान है? समतल स्थान है। नवपाषाण कालीन युगीन प्राचीनतम बस्ती व पहली बार कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। मेहरगढ़ से प्राचीनतम, कैसी प्राचीनतम बस्ती की जानकारी यहाँ मेहरगढ़ से प्राप्त हुई थी। साथ ही साथ पहली बार कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। यहाँ से साथियों पहली बार कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो प्राचीनतम बस्ती भी यहीं से प्राप्त हुई थी। कौन सी? प्राचीनतम बस्ती। प्राचीनतम बस्ती भी यहीं से प्राप्त हुई थी। सबसे प्राचीनतम बस्ती भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुई थी। ठीक साथियों यह अगर बात करें, ये जो मेहरगढ़ है यह बलूचिस्तान प्रांत के जो कि पाकिस्तान में है से प्राप्त हुआ था। कहाँ? बलूचिस्तान प्रांत जो कि पाकिस्तान, वहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक साथियों, ये साक्ष्य की बात करें तो जो कि लगभग साथियों 8000 साल पहले की बात है। 8000 साल पहले
अगली बात करें साथियों इसी में, तो मेहरगढ़ वह स्थान है साथियों जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मेहरगढ़ से साथियों सबसे पहले, मेहरगढ़ से ही सबसे पहले स्त्री या पुरुष इस इलाके में जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखे थे। यहाँ से ही मनुष्य या कहें स्त्री या पुरुष, यहाँ से ही स्त्री पुरुष जौ गेहूँ सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी को पालना सीखा था, पालना सीखा था। ठीक साथियों, मेहरगढ़ से ही स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना भी यहीं से सीखा था। साथियों, यहाँ खुदाई के में पुरातात्विक विदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई थी। यहाँ खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को जानवरों की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से साथियों? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। और अगर बात करें साथियों तो मेहरगढ़ से चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। मेहरगढ़ से आयताकार व चौकोर, यहाँ से आयताकार व चौकोर, कैसे? आयताकार व चौकोर घरों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। कहाँ से साथियों? मेहरगढ़ से आयताकार व चौकोर घरों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। साथियों, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हुआ करते थे। मेहरगढ़ में जो आयताकार व चौकोर घरों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, इन प्रत्येक घरों में 4 या 5 कमरे हुआ करते थे। उसमें कुछ संभवतः साथियों भंडारण के काम में भी इसमें जो 4 या 5 से अधिक कमरे जो हुआ करते थे, इन कमरों में से कुछ कमरों को भंडारण के लिए अर्थात कुछ चीज़ें इकट्ठा करके रखने के काम में भी प्रयोग में लाई जाती थी। कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके उस कमरे में रखने के अर्थात भंडारण करने के काम में भी उन कमरों को लाया जाता था। साथियों, इसके अलावा अगर बात करें तो ऐसे कई कब्रें भी मिली हैं मेहरगढ़ में कि जहां कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। यहाँ मेहरगढ़ से कुछ ऐसी कब्रें भी मिली हैं। कैसी? कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जहां मृतकों के साथ कुछ साक्ष्य भी रखे जाते थे। कुछ साक्ष्य भी रखे जाते थे। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले साथियों? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले। साथ ही साथ साथियों, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था, ऐसा माना जाता है। मेहरगढ़ में एक साक्ष्य प्राप्त हुआ जिसमें एक ही साक्ष्य प्राप्त हुआ कि मृतक के साथ जब मृतक को वहाँ पे दफनाए जाने का काम किया गया
तो उस समय मृतक के दफनाए जाने के दौरान ही किसी एक बकरी को भी उस मृतक के साथ दफनाए जाने का कार्य किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि उस मृतक के साथ उस बकरी को दफनाए जाने का उद्देश्य यह था कि जब मनुष्य परलोक में जाएगा तो इस बकरी का वो खान पान परलोक में करने का कार्य करेगा। क्या? परलोक में बकरी के खान पान करने का काम करेगा। साथियों, मेहरगढ़ के बारे में कुछ हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट बातों को पढ़ा। जैसे मेहरगढ़ में साथियों बात करें तो मेहरगढ़ जो है यह बोलन दर्रे के पास जाने वाले एक हरे भरे समतल स्थान है जो मेहरगढ़ है। पहली बार कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से ही कृषि के साक्ष्य पहली बार प्राप्त हुए थे। प्राचीनतम बस्ती भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त की गई थी। साथियों, मेहरगढ़ जो पहले का बलूचिस्तान प्रांत था जो कि पाकिस्तान में हुआ करता था, वहाँ पे मेहरगढ़ था पहले। अगली बात करें साथियों तो मेहरगढ़ से ही स्त्री और पुरुष सबसे पहले जौ को उगाना या गेहूं को उगाना, साथ ही साथ भेड़ बकरी को पालना भी कहाँ से सीखा? मेहरगढ़ से ही सीखा। साथियों, मेहरगढ़ से यहाँ पे मेहरगढ़ में ही खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों ने जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त किए। साथ ही साथ यहाँ के मेहरगढ़ में आयताकार व चौकोर घरों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। लेकिन साथ ही साथ आप ये जानिए कि ये जो घर के साक्ष्य प्राप्त हुआ करते थे, इन घरों में 4 या 5 कमरे से अधिक पाए जाते थे। ऐसा भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि ये जो घर या कमरे यहाँ हुआ करते थे, इन कमरों में कुछ कमरों को भंडारण के कार्य में भी लाया जाता था। चीज़ों को इकट्ठे किए जाने के काम कमरों में किया जाता था। साथियों, मेहरगढ़ में मृतकों के साथ कुछ साक्ष्य भी रखे जाते थे। मृतकों के साथ कुछ साक्ष्य भी रखे जाते थे। मैंने आपको बताया कि एक मृतक के साथ एक साक्ष्य मिला वहाँ, जहाँ की एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाए जाने का काम किया गया था। ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है कि इस बकरी को इसलिए पहले के दौर में दफनाया जाता था कि जब मनुष्य मरने के बाद परलोक में जाएगा तो उसे यह बकरी के खान पान की जो है यह बकरी वह खाने का काम करेगा। अब अगली बात साथियों हम लोग करेंगे बुर्ज होम की। किसकी? बुर्ज होम के बारे में जानकारी लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड पे नोटिस करवाया जा रहा है। बस आप लोग अपनी एक अच्छी बेहतरीन सी नोट्स प्रिपेयर करिएगा, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले। क्योंकि अपने हाथ से लिखी गई नोट्स जितना रिवीजन में हेल्प देती है, उतनी पीडीएफ नहीं मदद करती है। पीडीएफ आप लोगों को तभी तक इच्छा रहेगी, पीडीएफ की उत्सुकता आप लोगों को तब तक रहेगी जब तक आप लोगों के पास पहुंच नहीं जा रही। उसके बाद मैंने अक्सर देखा कि पीडीएफ को बच्चे जो होते हैं वो अलमारी पे सजा के रखते हैं, और अपने हाथ से जो लिखी गई नोट्स होती है वो आप अगर 10 साल बाद भी निकाल के देखेंगे, पढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ें समझ में आती हैं। अगली बात साथियों हम लोग बुर्ज होम के बारे में चर्चा करेंगे। बुर्ज होम यह भी एक स्थल है साथियों जो कि बुर्ज होम जो है यह वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। बुर्ज होम जो है यह वर्तमान कश्मीर का हिस्सा है। वर्तमान कश्मीर साथियों, बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाया करते थे, जिसके कारण उन्हें गर्तवास कहा जाता था। क्या? गर्तवास। यहाँ के लोग अपने घरों को
गड्ढे के नीचे घर बनाया करते थे। जिसके कारण यहाँ के लोगों को गर्तवास कहा जाता था। साथियों, बुर्ज जुम जो है यह वर्तमान कश्मीर का हिस्सा है। यहाँ के लोग साथियों गड्ढों के नीचे घर बनाया करते थे, जिसके कारण उन्हें क्या कहा जाता था? गर्तवास कहा जाता था। अगली बात करें साथियों, तो पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थलों पर आग जलाने की जगह प्राप्त हुई है। ऐसा माना जाता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। साथियों, बात करें तो यहाँ पे झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आग जलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह ऐसा माना जा रहा है साथियों, पुरातत्वविदों का ऐसा मानना है कि ये जो आग घर झोपड़ियों के या घरों के अंदर और बाहर दोनों जगह जलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसमें यह माना जा रहा है कि लोग उस समय के मौसम के हिसाब से, ठंडी का टाइम रहता होगा तो बाहर आग जलाते रहे होंगे, गर्मी का टाइम रहता होगा तो अंदर आग जलाने का काम करते होंगे। ठीक साथियों, अगली बात अगर करें साथियों, तो अगली बात हम लोग करेंगे किसके बारे में? दाओजली हेडिंग के बारे में। दाओजली हेडिंग अगला प्लेस होगा दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग की बात करें साथियों, तो दाओजली हेडिंग पूरा स्थल जो कि चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यह स्थल जो है चीन और म्यांमार को जाने वाली कौन सी? चीन और म्यांमार को जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। दाओजली हेडिंग जो स्थल है साथियों, यह चीन और म्यांमार को जाने वाले एक रास्ता है। उस रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी है। उस घाटी की एक पहाड़ी पर दाओजली हेडिंग स्थल स्थित है। साथियों, यहाँ से खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कैसे? खरल और मूसल जैसे पत्थरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कैसे? खरल और मूसल जैसे पत्थरों के साक्ष्य कहाँ से? दाओजली हेडिंग से प्राप्त हुए हैं। अगली बात करें साथियों,
तो ये जो साक्ष्य पत्थरों के प्राप्त हुए हैं, इससे यह पता चलता है कि लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। ये जो पत्थरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इससे यह पता चला कि यहाँ के लोग भोजन भी उगाते थे। ठीक साथियों, मतलब भोजन भी, अन्न भी पैदा करते थे। साथियों, यहीं से एक जेडाइट पत्थर होता है, जेडाइट पत्थर के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, जेडाइट पत्थर के भी साक्ष्य कहाँ से? दाओजली हेडिंग से प्राप्त हुए हैं। साथियों, संभवतः यह पत्थर जो है यह चीन से आया होगा। जेडाइट पत्थर जो है यह संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि इसका पुरातत्वविदों का मानना है कि यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरा स्थल से काष्ठाश्म, क्या? काष्ठाश्म मतलब अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई के औजार और बर्तन भी मिले हैं। मतलब यहाँ एक ऐसी लकड़ी जो कि बिल्कुल सख्त होकर पत्थर बन गई है, उस लकड़ी के बने हुए औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, उस लकड़ी का क्या नाम है? काष्ठाश्म। काष्ठाश्म लकड़ी, जो काष्ठाश्म लकड़ी उसे कहते हैं, इतनी पुरानी लकड़ी कि वह सख्त होकर, मतलब काफ़ी कठोर होकर पत्थर के का रूप वह ले ली, उसी को काष्ठाश्म लकड़ी कहते हैं। तो इस लकड़ी के बने हुए औजारों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। देखिए, दाओजलिंग की बात हम लोग कर रहे हैं। दाओजलिंग जो स्थल है, यह चीन और म्यांमार को जाने वाला एक रास्ता है, जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से साथियों, दाओजलिंग हेडिंग से खरल और मूसल जैसे पत्थरों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहीं से साथियों, जेडाइट पत्थर के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ दाओजलिंग हेडिंग से ही काष्ठाश्म, जिसे कि कहा जाता, काष्ठाश्म लकड़ी वह होती है जो कि अत्यधिक पुरानी होकर लकड़ी का रूप ले ली, वह लकड़ी जो अत्यधिक पुरानी होकर पत्थर का रूप ले ले, पत्थर जैसे दिखने लगे या लगने लगे, उसी को काष्ठाश्म कहते हैं। तो काष्ठाश्म लकड़ी के बने हुए औजारों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक साथियों, अब अगली बात हम लोग करेंगे चिरांद की। किसकी? चिरांद की, जो कि बिहार प्रांत में स्थित है। अगली बात हम लोग चिरांद की कर लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट स्थल होते हैं साथियों, जहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक, वो सब स्थल जो है वो फिक्स होते हैं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के एग्जामिनर उस टाइम जो चीज़ें उस समय एग्जामिनर के दिमाग में सेट हो गई, वही क्वेश्चन वो बनाने का काम करता है। तो हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। हम लोग बात करेंगे चिरांव। कौन सा? चिरांद। देखिए, चिरांद साथियों बिहार प्रांत में स्थित है। तो साथियों, बिहार प्रांत का चिरांद नामक पूरा स्थल जो है, यह नवपाषाण कालीन एकमात्र ऐसा पुरा स्थल है जहां से हड्डी के उपकरण पाए गए, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के साथ के हैं। मतलब यह बिहार प्रांत का एक ऐसा पुरातत्व स्थल है, बिहार प्रांत का एक ऐसा पुरातत्व स्थल है जहाँ से क्या? हड्डियों के बने, हड्डी के उपकरण पाए गए, हड्डी के उपकरण पाए गए, जो मुख्य रूप
मुख्य रूप से हिरण के सींगों के बने हुए थे। हिरण के सींगों के बने होते थे। यह बिहार प्रांत का ऐसा पुरातत्व स्थल था जहाँ से हड्डी के बने उपकरण पाए गए। वो जो हड्डी के बने उपकरण पाए गए यहाँ से, वह मुख्य रूप से हिरण के सींगों के बने हुआ करते थे। साथियों, इलाहाबाद के कोल्डिहवा से 6000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? इलाहाबाद के कोल्डिहवा से। इलाहाबाद के कोल्डिहवा से 6000 ईसा पूर्व में 6000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, चिरांद से ही साथियों, जो कि बिहार प्रांत का एरिया है, तो यह में इलाहाबाद के कोल्डिहवा से 6000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथियों, कुंभकारी के प्रमाण सर्वप्रथम नवपाषाण काल युग से मिलते हैं। किसके? कुंभकारी के प्रमाण सर्वप्रथम नवपाषाण काल युग से मिलते हैं। जो कि नवपाषाण काल युग से मिलते हैं, जो कि इस युग में मिले काला धूसर तथा मंदवर्ण काला धूसर तथा मंदवर्ण, एक सेकंड हटा लें इसे भी, तथा मंदवर्ण मृदभांड से सिद्ध होता है। मंदवर्ण को हम लोग मृदभांड भी कहते हैं। मृदभांड से सिद्ध होता है। किससे सिद्ध होता है साथियों? यह मृदभांड से सिद्ध होता है। साथियों, बुर्जहोम के निवासी मृदभांडों का उपयोग भी करते थे। ये जो बुर्जहोम के निवासी थे, बुर्जहोम के निवासी किसका उपयोग करते थे? मृदभांडों का उपयोग करते थे। साथियों, जो बुर्जहोम के निवासी थे, ये मृदभांडों का भी उपयोग किया करते थे। साथियों, पुरा स्थल किसे कहते हैं अगर आपको हम बताएं तो पुरा स्थल उस स्थल को कहते हैं साथियों जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। कैसे? जहां औजार, हथियार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष जहाँ पे प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम पुरा स्थल कहते हैं। ठीक साथियों, और साथियों अब हम बात करें अगर तो पाषाण औजारों का निर्माण करने का तरीका अगर हम लोग बात करें तो यह तरीके जो थे साथियों, पत्थर से पत्थर को टकराना। अगर पत्थर से पहला तरीका होता था पत्थर से पत्थर को टकराना।
पाषाण औजारों का निर्माण करने का तरीका जो था, पहला था पत्थर से पत्थर को टकराना। क्या था? पत्थर से पत्थर को टकराना। साथियों, जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लेकर और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल करते थे और उस पर आघात करते थे। क्या करते थे? जैसे एक हाथ में एक पत्थर लिए, दूसरे हाथ में एक पत्थर और लिए। एक हाथ में लिए हुए पत्थर को पत्थर ही समझते थे, दूसरे हाथ में लिए हुए पत्थर को वो हथौड़ी समझा करते थे। क्या समझा करते थे? हथौड़ी समझा करते थे। और उसे हथौड़ी समझते हुए विपरीत स्थिति में, विपरीत हाथ में लिए हुए पत्थर पे क्या करते थे? आघात करते थे, चोट पहुंचाते थे। क्या करते थे? आघात करते थे, चोट पहुंचाते थे। ठीक साथियों, तो चोट पहुंचाते थे। तो यह जो है जैसा इस्तेमाल करते हुए आघात करके तब तक सल्क निकालते जाते थे जब तक कि वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। मतलब जैसे उपकरण की उन्हें आवश्यकता होती थी, जब तक उस पत्थर में उस तरीके के उपकरण का निर्माण या वह पत्थर उस औजार जैसे ना दिखने लगे जिस औजार की उन्हें आवश्यकता है, तब तक उस पर आघात करते थे। दूसरा साथियों अगर तरीके की बात करें तो वो था दबाव सल्क तकनीकी। कौन सा? दबाव सल्क तकनीकी। दबाव सल्क तकनीकी। दबाव सल्क तकनीकी की बात करें अगर साथियों, तो यह जो तकनीक हुआ करती थी साथियों, इस तकनीक में क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था। किसे? क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाने का काम किया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, जिसे वांछित उपकरण बनाए जाते थे, जैसे उपकरण की आवश्यकता होती थी। अर्थात मतलब क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते थे। क्या करते थे? क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाने का काम करते थे। उसके बाद इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर की सल्क निकालते थे। तब फिर जैसे उपकरण की उन्हें आवश्यकता होती थी तो वैसा उपकरण का निर्माण वो करते थे। साथियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट जगहों के बारे में जानने का काम किए। वो जगह से कौन सी जगह से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए इसकी जानकारी प्राप्त किए। वह जगह जो पहले के समय में जाना जाता था, वर्तमान की उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में जानने का काम किए हम लोग। ठीक साथियों, और इन जगहों से कैसे कैसे ये जगह फेमस है, क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए और किस प्रकार की खेती की जाती थी, इन सारी जगहों के बारे में हम लोग चर्चा की आज की क्लास में। आगे की क्लास में साथियों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल और वहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। और एक दो दिन में यह चैप्टर भी हमारा समाप्त होगा, फिर हम लोग अगले चैप्टर की ओर रुख करेंगे। ठीक साथियों, क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए क्लास को यहीं ओवर करते हैं। और क्लास साथियों अगर पिछली क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उस क्लास को देख सकते हैं। क्लास कैसी लगी ये प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दिया करिए। साथ ही साथ क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक भी किया करिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लिया करिए, जिससे अन्य क्लासों की नोटिफिकेशन या तो और भी जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक के बारे में और भी लोगों से बताया करिए। आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे डेली करंट अफेयर की क्लास दी जा रही है। साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट, कौन सा? यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करते हुए तीनों के सिलेबस को, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक क्लास जो कि सुबह में बाल विकास की, दूसरी क्लास दोपहर में हिंदी की और सामाजिक विज्ञान की भी, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, साथ ही साथ पॉलिटी की भी क्लास कुछ दिनों में चलने वाली है। ये क्लासें आप लोगों को दी जा रही हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी आपकी क्लास चल रही है और भी क्लासें जल्द ही लगा दी जाएंगी।
ठीक साथियों, तो ठीक है, और क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि और भी विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुंच सके, और भी विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल कौन सा, विद्यार्थी तक पहुंच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।